जी को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर हैं सौरभ। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सौरभ, आज मैं अपना कॉन्वर्सेशन इस मैटर से शुरुआत करूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र के बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि लोगों जो लीडर्स होते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कैपिटल क्रिएशन में भी और कैपिटल डिस्ट्रॉय करने में भी। जुबिलेंट फूडवर्क की आज सुबह चर्चा बहुत हो रही है, स्टॉक 10% नीचे है। प्रतीक पोटा ने कहा है कि वो क्वासी एंटरप्रेन्योरल जर्नी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएशन किया था। 400 रुपये, 450 रुपये में ज्वाइन किया था जब इनका स्टॉक प्राइस था जो 5000 तक गया था, अभी 3000 आ गया है। तो इस पर कुछ ऐसा थोड़ा व्यूज़ अगर आप शेयर करें, और इन केस फूड टेक, क्यूएसआर और जुबिलेंट पे आपका कोई व्यू हो, बट अदरवाइज इस मैटर पे क्या व्यू है? देखिए, जुबिलेंट हमारे पोर्टफोलियोज में नहीं है, बट ये तो बोलना पड़ेगा कि प्रतीक पोटा जी ने कमाल का टर्न अराउंड दिखाया था वहां पे। जो 4-5 साल पहले वो जुबिलेंट में आए थे, जुबिलेंट स्ट्रगल कर रहा था। सो ऑल क्रेडिट टू द मैन, अच्छा काम किया उन्होंने, एंड विशिंग हिम द बेस्ट इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स। अगर आप जुबिलेंट का पिछले 20-25 साल का हिस्ट्री देखोगे, वो कुछ इसी प्रकार का है। 4-5 साल अच्छा, देन 4-5 साल थोड़ा सा टफ, देन 4-5 साल अच्छा। सो हमारे जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर की जो हमारी सोच रहती है, मार्सेलस की जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर प्रोडक्ट है, उसके स्क्रीन्स को कभी जुबिलेंट क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज वो जो हमको 10 साल 15 साल की निरंतर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो कभी ये स्टॉक दिखला नहीं पाया, एंड हेंस कभी हमने निवेश नहीं किया है। बट गुड फ्रेंचाइज, स्पेस अच्छा है। आई थिंक प्रतीक पोटा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट जो भी आएगा वहां पे वो भी प्रतीक पोटा जी के काम को आगे बढ़ाएगा। बट कहना ये पड़ेगा कि अगर आप 20-25 साल की हिस्ट्री देखें, ये लो हॉट ब्लो कोल्ड टाइप फ्रेंचाइज है। 4-5 साल अच्छा, फिर ढीला पड़ता है, फिर 4-5 साल अच्छा, इसलिए कभी हमने इस स्टॉक में निवेश किया नहीं है। व्हाट अबाउट एचडीएफसी बैंक? आप खुश तो बहुत होंगे, आज सुबह एक बड़ा हर्डल क्लियर हो गया। ये तो बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, आपका पार्ट भी है, लेकिन लास्ट 2 साल से कुछ डीरेटिंग टाइप के मूव में चला गया था। आपको लगता है कि वो फेज ओवर हो रहा है अब? देखिए, जहाँ पे बड़ा फर्क है बिटवीन एन एचडीएफसी बैंक एंड जुबिलेंट फूडवर्क से स्टॉक प्राइस चले ना चले, एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल परफॉर्मेंस हमेशा जबरदस्त रहती है। तो लास्ट 2-3 साल में जब आप बोल रहे हो स्टॉक चली नहीं है, मैं मानता हूँ स्टॉक चली नहीं है, बट परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। 3 साल में उन्होंने 3% मार्केट शेयर गेन किया है। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, एक कोटक बैंक का इंडिया के मार्केट में 2.5% मार्केट शेयर है। एचडीएफसी बैंक ने जस्ट ऐड किया है 3% मार्केट शेयर, 7 से 10 हो गया मार्केट शेयर। किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मतलब आसपास आने की भी कोई संभावना नहीं है एचडीएफसी बैंक की, इस प्रकार के परफॉर्मेंस। सारे आप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐड कर लो, जितना मार्केट शेयर सबने मिला के जनरेट किया होगा, जितना मार्केट शेयर बाकी ने मिलके ऐड किया होगा, एचडीएफसी बैंक ने अकेला उससे ज्यादा कर लिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीएस दोनों सॉलिड चल रहा है। सो सुपर बैंक है, 25 साल की कंपाउंडिंग की हिस्ट्री है, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की हिस्ट्री है, इसलिए हम निसंकोच लेके इसको बैठे रहते हैं। हर हफ्ते कुछ 10-20 करोड़ खरीदते हैं इस बैंक का। मेरे खुद के मार्सेलस के पोर्टफोलियो में, और मेरा खुद का जो मार्सेलस के साथ निवेश है उसमें भी है, और आराम से हम ऐड करते रहते हैं। सॉलिड परफॉर्मर है। ज्यादा खुशी भी नहीं होती कभी अनाउंसमेंट आते हैं, ज्यादा दुख भी नहीं होता। इतना सॉलिड बैंक है, इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। राइट, मॉर्निंग सौरभ। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पेन स्टॉक्स भी हैं और आप हमेशा उन पर बुलिश भी रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम हम जब रक्षित से भी बात करते हैं मार्सेलस से ही, तो वो अपना एक रैशनल भी हमें समझा रहे थे, लेकिन आई एम श्योर आप क्रूड प्राइसेस को बहुत कॉशियसली ट्रैक करते होंगे। अब आप कैसा देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कितना प्राइस ऑफ क्रूड फैक्टर इन है मार्केट में, और क्या यहाँ से क्रूड की चाल हो सकती है आगे? तो सच बोलूं, मेरे को पता नहीं रहता क्रूड का प्राइस क्या है, दैट्स नॉट माय जॉब। जो आप आई थिंक राइटली पॉइंट आउट कर रहे हो आपके अच्छे नाइसली वर्डेड सवाल से, कि एशियन पेंट्स का या बर्जर पेंट्स का फॉर दैट मैटर, क्रूड का प्राइस इज अ वॉश थ्रू। तो अगर 3 महीने क्रूड की भाव चढ़ी तो अगले क्वार्टर वो पास ऑन कर देते हैं। तो अगर आप लास्ट 20 साल में देखिए, 4 बार क्रूड का प्राइस इन अ स्पेस ऑफ 3 साल, 4 बार क्रूड का प्राइस डबल किया है।
4 बार क्रूड का प्राइस इन स्पेस ऑफ 3 साल आधा हुआ है। कुछ खास इनके ऑपरेटिंग ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ पास थ्रू, दे हैव द प्राइसिंग पावर। जब भाव चढ़ता है क्रूड का, वो चढ़ा देते हैं अपने भाव को, 3-6 महीने में कस्टमर से अपना भरपाई कर लेते हैं। एंड सिमिलरली जब क्रूड का भाव गिरता है, वो भाव अपना गिरा देते हैं, कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं वो बेनिफिट। तो ये एक स्मोक स्क्रीन है जो लोग करते हैं। वी लव इट, द फैक्ट दैट पीपल सेल एशियन पेंट्स जब क्रूड का भाव चढ़ता है, हमको बहुत खुशी होती है, बिकॉज हमको और अच्छे भाव में मिल जाता है। बट एक ये पूरा इल्यूजन है कि एशियन पेंट्स का और क्रूड का कोई संपर्क है, बट वी लव द इल्यूजन। जो वॉच कर रहे हैं, जितना आप बेचोगे एशियन पेंट्स क्रूड के भाव चढ़ने पे, उतना हमको अच्छे भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। सौरभ, ये आईटी कंपनी पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखो, इन्होंने अच्छे से हेज तो किया है इस समय मार्केट को, और थोड़ी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस है लोगों के पास कि देखिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी, इनके मार्जिन भी अच्छे दिखेंगे, करेंसी वाला फैक्टर भी आ जाएगा। ये आप इसको कैसे रेट करते हैं? देखिए, जो पूरा माहौल अभी, वेदर इट इज अ पेंट कंपनी, वेदर इट इज अ बैंक, वेदर इट इज एन आईटी सर्विसेज कंपनी, डिमांड की आज कोई इंडिया में कमी नहीं है, डिमांड भरपूर है, राइट। आईटी सर्विसेज कंपनीज का ऑर्डर बुक सारे के सारे, वी आर इन्वेस्टेड इन टीसीएस एंड एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बट मेरे ख्याल से सारे जो प्रोमिनेंट आईटी सर्विसेज कंपनीज है, उनका अगला 2-3 साल भरपूर काम आएगा, राइट। कोई डिमांड की यहाँ पे कमी नहीं है। जो चैलेंज आज हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे सप्लाई साइड चैलेंज है। डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू हायर, इन द केस ऑफ से टीसीएस, साल में आई थिंक 1 लाख लोग वो भाड़ा कर रहे हैं। कोई दूसरी आईटी सर्विसेज कंपनी की इतनी क्षमता नहीं है, इतने लाखों के पैमाने पे टैलेंट को लाना, बिकॉज उस पैमाने पे काम आ रहा है, राइट। सप्लाई साइड आज महत्वपूर्ण है। एज अ बैंक यू नीड लो कॉस्ट कैपिटल, एज अ पेंट कंपनी यू नीड टू बी एबल टू डील विद इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी। एज एन आईटी सर्विसेज कंपनी आपके पास लाखों के तादाद में लोगों को लाने की क्षमता होनी चाहिए। वो टीसीएस के पास है, मेरे ख्याल से उस प्रकार का, टीसीएस के पास जिस प्रकार की क्षमता है, करीबन साल में 3 लाख लोगों को ट्रेन या रीट्रेन करना, कोई दूसरे आईटी सर्विसेज कंपनी के पास उतना स्ट्रॉन्ग एचआर, उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड नहीं है। इसलिए टीसीएस हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंड पोर्टफोलियो का काफी सालों से हिस्सा रहा है। राइट। आपने किस तरह के शेयर्स को एनालाइज किया इस करेक्टिव फेज में? एक तो आपने बताया कि एशियन पेंट्स आपने ऐड किया, और किसी चीज पे रिसर्च इस समय आपकी चल रही है? डॉक्टर लाल पे हमने भरपूर खरीदारी की, बिकॉज अगेन आई थिंक मार्केट इरेशनली, कोविड का प्रहार खत्म हो रहा है, तो मार्केट इरेशनली डॉक्टर लाल को सेल किया, तो हमको लगा कि बहुत अच्छा मौका है, सो वी बॉट लॉट्स ऑफ डॉक्टर लाल एज वेल। और हमारे जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो किंग्स ऑफ कैपिटल, उसमें हमने कंटिन्यूड बाइंग बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, आवास फाइनेंसियर्स, चोलामंडलम। अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, जैसे आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स फिलअप हो रहे हैं, होटल्स फिलअप हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सड़क पे ट्रैफिक भी जबरदस्त फिलअप हो रही है। तो अच्छी रिकवरी आ रही है। गुड लेंडर्स विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू बेनिफिट फ्रॉम इट। गुड लेंडर्स की कुछ निफ्टी बैंक्स भी नहीं चली है, गुड लेंडर्स भी कुछ खास चला नहीं है लास्ट 2 साल में। तो अगर मैं देखूं अच्छे लेंडर्स, टिपिकली कोई अच्छा लेंडर का अगर देखें लास्ट 2 साल में, पैट पड़ा होगा 40 से 50% क्यूमुलेटिवली, शेयर प्राइस चला होगा 5 से 10%। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी टू बाय हाई क्वालिटी लेंडर्स एंटरिंग as we enter a decent economic recovery. Alright, सौरभ, लास्ट टाइम व्हेन वी वर आस्किंग यू, आप हमें बता रहे थे कि कौन से नए बिजनेस मॉडल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, आपने टार्सन्स का नाम भी लिया था। ऐसे में कोई और बिजनेस मॉडल जो आपको अच्छा लगा हो और अट्रैक्टिव लगा हो बिकॉज ऑफ सो बीटन डाउन प्राइसेस, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? तो टार्सन्स में हमने अच्छी सी पोजीशन बनाई है। हमारे स्मॉल कैप फंड जो लिटिल चैम्प्स कहलाता है, उसमें टार्सन्स में हमने अच्छा सा पोजीशन बनाया, एज आई सेड लास्ट टाइम, इन द लैब कंज्यूमेबल स्पेस। यहाँ पे पैथ लैब हो या से सिप्ला का लैब हो, उसके अंदर जो पिपेट्स, कार्बॉयज, बीकर्स का जो इस्तेमाल होता है, टार्सन्स जो स्पेस में लीडर है। कमाल का बिजनेस है, मेरे ख्याल से 50% ऑपरेटिंग मार्जिन, 30% पैट मार्जिन। यूजुअली दिखता नहीं ऐसा बिजनेस इंडिया
इंडिया में, तो हमने खुशी से बिजनेस में स्टेक बनाया है। उसी प्रकार से हमने पोशाक नाम के और एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में स्टेक बनाया। आपको तो पता ही होगा, हमने अल्काइल अमीन्स और जीएमएम फॉडलर पे करीबन 3 साल पहले स्टेक बनाया था। पोशाक इज अ लीडर इन फॉस्जीन। सो फॉस्जीन इज एन एसेंशियल केमिकल, ऑलमोस्ट एज एसेंशियल एज फ्लोरीन। फॉस्जीन इज एन एसेंशियल केमिकल बट इट्स अ कंट्रोल प्रोडक्ट, तो भारत सरकार इजीली लाइसेंसेस देती नहीं है। ये कंपनी मार्केट लीडर है, डिमांड फॉस्जीन के लिए भरपूर है। एज द एंटायर केमिकल्स इंडस्ट्री बूम्स, दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स विल बी इन हाई डिमांड। सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज सरकार उतनी आसानी से लाइसेंसेस देती नहीं है, इसलिए हमको लगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्ले है, हाई आरओसीज, कैश जनरेटिव, करीबन 10-15 साल से मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज। तो पोशाक में भी हमने एक स्टेक बनाई है। सौरभ, आपका रियल एस्टेट पे अब व्यू पॉइंट क्या है? जब क्रूड पहले $70-75 का हुआ करता रहा, 130 भी हम देख के आए हैं और उसका जो इम्पैक्ट है बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पे पहुंचा है। आप रियल एस्टेट को अभी भी वैसे ही रेट करते हैं क्योंकि इसका तो सुपर साइकिल चल रहा है? देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर में हमने कभी निवेश करना कभी लॉजिकल नहीं समझा है, राइट? कोई बैरियर टू एंट्री तो है नहीं। फ्लैट बना रहा है कोई रियल एस्टेट डेवलपर, सैकड़ों लोग बना रहे हैं, तो रियल एस्टेट डेवलपर में हमने कभी स्टेक बनाने की लॉजिक कभी समझी नहीं है। बट जैसे हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, बिल्डिंग मटीरियल्स में बैरियर टू एंट्री बनाना पॉसिबल है। तो पेंट्स हो या एडिसिव्स हो या पाइप्स हो, बिल्डिंग मटीरियल्स जो अलग अलग प्रकार की जो रॉ मटीरियल्स रियल एस्टेट के अंदर जाती हैं, उसमें बिल्कुल बैरियर टू एंट्री बन सकता है। उसी प्रकार से इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड हुई है और इसलिए हमारे पास पेंट कंपनीज के अलावा पीडिलाइट भी है और एस्ट्रल पॉली भी हमारे अलग अलग पोर्टफोलियोज में है। वहां पे एज आई सेड डिमांड बहुत स्ट्रांग है, करारी डिमांड एक्चुअली, एज वी डिड चैनल चेक्स थ्रू फरवरी मार्च, भरपूर डिमांड आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर का जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस है, एंड बैरियर्स टू एंट्री हाई है, इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल जबरदस्त रहता है। बट बाइंग रियल एस्टेट डेवलपर्स हैव नेवर अंडरस्टूड द, मतलब उसका गणित क्या है कभी समझ ही नहीं आया। राइट। सौरभ, एक आपसे व्यू लेना चाहेंगे फ्रेमवर्क रिलेटेड। वो ये है कि इन्फ्लेशनरी टाइम्स के दौरान एक्विटीज़ और इंडियन एक्विटीज़ इन पर्टिकुलरली किस तरह से ट्रेड होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़ी मेमोरी नहीं है हाई इन्फ्लेशनरी टाइम्स में इन्वेस्ट करने की, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की इस समय। तो अगर आप शेयर करना चाहें और आपका इन्फ्लेशनरी टाइम्स में एक्विटीज़ पे क्या व्यू है? देखिए, डेटा काफी साफ है आज की डेट में। एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आज हम शांति से बैठ के ऑफिस में बैठ के 15 मिनट में सारा डेटा खींच के आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेटा बहुत साफ दिखाता है कि अगर हम ये वाला सेंचुरी देखें, मतलब लास्ट 20-22 साल का डेटा देखें, करीबन 40% ऑफ द मंथ्स, 40% ऑफ द मंथ्स में सीपीआई इन्फ्लेशन 6% के ऊपर आता है। सो 40% ऑफ द टाइम सीपीआई इन्फ्लेशन 6% के ऊपर आता है। जितना ऊंचा होता है सीपीआई इन्फ्लेशन, उतना हाई क्वालिटी कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है। क्यों होता है? इन हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, जहां पे लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, वैसे माहौल में जिस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है, तगड़ा फ्रेंचाइज होता है, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन को अपने कस्टमर को पास ऑन करता है। तो अगर आप डेटा एनालाइज करो, हमने ये पब्लिकली छाप भी दिया है कि जितना ऊंचा इन्फ्लेशन, उतनी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेस की, उतनी ज्यादा उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूवमेंट vis-a-vis द निफ्टी, एंड उनकी करीबन 10 परसेंटेज पॉइंट्स आउट परफॉर्मेंस आती है स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेस की, हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज की 10 परसेंटेज पॉइंट्स पर एनम आउट परफॉर्मेंस आता है टू द निफ्टी इन अ हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट। तो ये जो माहौल इंडिया में बन रहा है, इनफैक्ट दुनिया भर में बन रहा है, ऑफ हाई इन्फ्लेशन, दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर वेल रन कंपनीज। एंड अगर एक इससे भी सिंपलर पॉइंट में मेक करूं, हाई इन्फ्लेशन के माहौल में अगर आप फिक्स डिपॉजिट और फिक्स्ड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में रहो, तो ऑब्वियसली आपका वेल्थ इरोड हो जाता है। इन्फ्लेशन आपके फिक्स डिपॉजिट और भारत सरकार के बॉन्ड या किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड का वैल्यू इरोड कर देता है। तो जाहिर है इन्फ्लेशन के माहौल में जो निवेशक है उसको मजबूरन आइदर फिजिकल एसेट्स या उसको इक्विटीज में आना पड़ता है, नहीं तो उनकी वेल्थ की भाव घट जाती है इन्फ्लेशन के वजह से। ऑलराइट सौरभ, आपका न्यू एज आईपीओ जो अब से 4 से 6 महीने पहले लिस्ट हुए थे, उनमें से कई सारे तो अब अपने 50% से ज़्यादा गेन को लूज कर चुके हैं। उन पे कहीं आपका कहीं व्यू बदलाव? नहीं जी, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ बिजनेस मॉडल, तो कुछ ज्यादा दिमाग खपाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप उनका DRH भी पढ़ो, दिखेगा कि ना तो कैपिटल एलोकेशन है, ना तो बिजनेस मॉडल है। एक अजीब सा नाटक है जिससे हम दूर रहते हैं।
ऑलराइट, शुक्रिया सौरभ, बहुत बहुत थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टुडे और अपना व्यू और साथ ही कई सारे स्टॉक्स पर अपनी व्यू हमसे शेयर करने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज हमसे शेयर करने